गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 5 का 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसका सेकंड पार्ट हम शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन था विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संवेगात्मक विकास के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जो बच्चा होता है बाल्यावस्था में होता है तो उसका संवेगात्मक विकास कैसे होता है, ये हम 35 नंबर क्वेश्चन में पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो संवेगात्मक विकास, संवेग होते क्या है? किसी बच्चे को गुस्सा आना, उसका क्रोध करना, उसका रोना, उसका चिल्लाना, उसका खुश होना, तो ये चीजें क्या होती है? ये किसी बच्चे के संवेग होते हैं। तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है ये हमने पहले पढ़ा है, और आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि कोल और ब्रुश ने किशोरावस्था के आगमन के मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है, और परिवर्तन के साथ साथ विकास के अन्य रूप भी हैं। मतलब जैसे जैसे उसकी एज क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो वैसे वैसे उसके संवेगात्मक परिवर्तनों में क्या आ गई, तीव्रता आ गई, और उसके साथ साथ स्थिरता भी आती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके संवेग स्थिर नहीं होते। एक मिनट में वह गुस्सा हो जाता है, दूसरे मिनट में वो खुश हो जाता है, जब खिलौना उससे छीन लेते हैं वो रोने लगता है, जब उसको वापस दे दिया जाता है वो हंसने लगता है। तो उस टाइम उसके संवेग क्या होते हैं, वो स्थिर नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उसके संवेग है उसमें स्थिरता भी आ जाती है और उसमें तीव्रता भी आ जाती है। तो किशोर की शारीरिक शक्ति के उसके संवेगों पर छाप होती है। वो दाना सबल और स्वस्थ किशोर है वो संवेगात्मक स्थिरता तथा निर्बल अस्वस्थ किशोर में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। मतलब बच्चा क्या है, कोई किशोर है अगर वो स्वस्थ है, शरीर से अगर वो स्वस्थ है तो उस पर क्या पाई जाएगी, संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है। वो जल्दी से क्रोध नहीं करेगा और आराम से बिहेवियर अच्छा रखेगा। लेकिन अब बच्चा स्वस्थ नहीं है, उसको रोग का सामना कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो मेंटली परेशान होगा, तो उसके संवेग में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, अस्थिरता आ जाएगी, उसके व्यवहार में स्थिरता नहीं रहेगी। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार किशोर के ज्ञान, रुचियों, इच्छाओं की वृद्धि के साथ संवेगों को उत्पन्न करने वाली घटनाओं, परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। और उदाहरण बाल्यावस्था में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के लिए मनोरंजन का कारण हो सकती है, और किशोरावस्था में यही कुरीति उसके क्रोध को प्रज्वलित कर सकती है। अब जैसे ये एग्जांपल से क्रो ने क्या बताया कि जैसे बाल विवाह है, बच्चा है तो वो क्या करेगा, वो तो एंजॉय करेगा क्योंकि उस चीज का पता ही नहीं है उसको विवाह चीज क्या होती है, तो वो क्या है उसके लिए मजाक है। लेकिन जैसे वो किशोर होता है तो उसका विवाह किया जाता है तो उसको क्या हो सकता है, वो गुस्सा हो सकता है, वो क्रोध हो सकता है, क्योंकि उस चीजों को सामना करना है, इसके जो साइड इफेक्ट क्या है वो समझ रहा होता है। तो उसमें क्या आ जाती है, उसमें संवेगात्मक अस्थिरता आ जाती है। उसके बाद बी एन झा के अनुसार किशोरावस्था में बालक और बालिका दोनों में काम प्रवृत्ति की बहुत तीव्रता होती है और उनके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। तो ऐसे में ये जब काम प्रवृत्ति उनकी प्रबल होती है तो उसके संवेगात्मक व्यवहार है वो क्या हो जाते हैं, असाधारण हो जाते हैं, उनके बिहेवियर है वो साधारण नहीं रहता है। किशोर में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं और वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। मतलब एक किशोर होता है वो अपने गुस्से पर है, अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन जो काम वो चाहता है अगर उसे सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, उसके संवेगों में अस्थिरता आ जाती है। अतः वह साधारणतया अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध और दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति करता है। बी एन झा के अनुसार किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र हो जाता है कि किशोर एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। जो परिस्थिति एक अवसर आने पर उसे उल्लास से भर देती है और वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उसे खिन्न कर देती है। मतलब किशोरावस्था में जो बच्चे का व्यवहार है वो स्थिर नहीं रहता है, तो वो बार बार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, और अगर वो कोई चीज किसी अपने पेरेंट्स से कोई चीज मनवाना चाहता है लेकिन अगर वो नहीं मानते तो गुस्सा हो जाएगा। तो ये क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग है वो चेंज होते रहते हैं। एलिस क्रो के अनुसार किशोर अनेक बातों के बारे में चिंतित रहता है। उसे अपनी आकृति, अपना स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता और अपनी गम्यों की सदैव चिंता रहती है। तो किशोरावस्था में बच्चे को क्या अपने हॉल ने कहा था, ये तनाव और तूफान की अवस्था है। ये क्यों कहा था, क्योंकि बच्चे के सामने कई कंडीशन होती है। एक तो होती है उसकी एजुकेशन को लेकर, उसे सब्जेक्ट कौन से सेलेक्ट करने हैं, उसके भविष्य के लिए कौन से सब्जेक्ट उसके लिए अच्छे हो सकते हैं, तो ये स्कूल वाले उसको टेंशन हो जाती है।
और दूसरी उसके फ्यूचर को लेके होती है, तीसरी घर वाले उसके मतलब उसको मैरिड की उसको बोल देते हैं, शादी के लिए बोल देते हैं, तो वो टेंशन हो जाती है। तो वो क्या हो जाता है अनेक प्रकार, और उसके शारीरिक चेंजेस भी होते हैं। किशोरावस्था में आते ही उसके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं, तो उसको क्या हो जाती है, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो वो उनका सलूशन नहीं समझ पाता है, तो वो क्या रहता है, वो टेंशन में रहता है। तो इसीलिए हॉल ने क्या कहा था, ये किशोरावस्था है वो तूफान और तनाव की अवस्था है। तो इसीलिए बच्चे में क्या रहता है, तनाव रहता है, और उसका बिहेवियर क्या होता है, वो अस्थिर हो जाता है, क्योंकि वो अनेक प्रकार के टेंशन में होता है, तो वो अपना बिहेवियर वो ढंग से नहीं कर पाता है। किशोर न तो बालक समझा जाता है और न ही प्रौढ़, मतलब किशोरावस्था में बच्चा है ना तो वो बालक होता है और ना ही वो इतना समझदार होता है कि हम उसको कोई बात सही बोलें और वो हो सकता है उसको गलत समझे। तो वो क्या होता है, वो उसको न तो बच्चे की तरह उसके साथ बिहेवियर करते हैं और ना ही प्रौढ़ की तरह। अतः उसे अपने संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूल करने में बहुत कठिनाई होती है। यदि वह अपने प्रयास में असफल हो जाता है तो घोर निराशा का शिकार बन जाता है। ऐसी दिशा में वह या तो घर से भाग जाता है या आत्महत्या करने की बात सोचता है। इसीलिए कहते हैं कि किशोरावस्था में होता है वो बच्चे पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, और उसका जो संवेगात्मक विकास है वो गड़बड़ा जाता है, मतलब वो अपने विचार हैं उनको स्थिर नहीं रख पाता है, तो वो क्या करेगा, वो गलत कदम भी उठा सकता है। इसीलिए बच्चे के साथ कोऑपरेट करके चलना बहुत जरूरी है, उसको समझाना जरूरी है। उसके बाद है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किशोरावस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है उसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है। हार्लोग के अनुसार प्रत्येक बालक में संवेदनशीलता की दशा उसके स्वास्थ्य और दिन के समय वातावरण संबंधी प्रभावों ऐसे कारकों पर निर्भर रहने के कारण समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। तो उसमें क्या होती है, उसकी संवेदनशीलता है वो क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। उपयुक्त कारकों का नियंत्रण स्थापित करके ही बालक की संवेदनशीलता को बस में रखा जा सकता है और इस प्रकार उसके संवेगात्मक विकास में निर्देशित किया जा सकता है। ये कारक कौन से हैं, इनका विवरण हम देखते हैं कि बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है उस पर हमें कंट्रोल कैसे करना है। तो सबसे पहला है उसका स्वास्थ्य। अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो क्या करेगा, संतुलित व्यवहार करेगा, उसके व्यवहार में असमानता नहीं मिलेगी। लेकिन वही अगर दूसरा बच्चा है किसी रोग का सामना कर रहा है, वो बीमार है, तो वो क्या करेगा, उसका बिहेवियर वो ऑटोमेटिक चिड़चिड़ा हो जाएगा, अच्छा व्यवहार वो नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है स्वस्थ उसका होना। बालक के स्वास्थ्य की दशा है वो उसकी संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से घनिष्ठ संबंध होता है। अच्छे स्वास्थ्य वाले बालकों की अपेक्षा बहुत बीमार रहने वाले बालकों में संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता रहती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो बीमार बच्चा होता है वो क्या करेगा, उसका व्यवहार है वो अच्छा नहीं होगा, तो क्या करेगा, वो दूसरों के साथ तो उसके व्यवहार में क्या पाई जाती है, वो अस्थिरता मिलती है। उसके बाद स्वास्थ्य, हमने देखा कि अच्छे स्वास्थ्य वाले बच्चे का व्यवहार क्या होगा, ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। उसके बाद हम देखते हैं उसकी मानसिक योग्यता। अधिक मानसिक योग्यता वाले बालकों में संवेगात्मक क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है और भविष्य में सुखों दुखों भयों आपत्तियों के अनुभव कर सकते हैं। हार्लोग के अनुसार साधारणतः निम्नतर मानसिक स्तरों के बालकों में उसी आयु के प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा संवेगात्मक नियंत्रण कम होता है। मतलब जिस बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तो वो उसके व्यवहार में उसके कंट्रोल होता है, उसका संवेगात्मक जो विकास है वो नियंत्रित होता है। लेकिन उसी जगह उसी उम्र का बच्चा है, उसका मानसिक डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, वो पढ़ाई में कमजोर है, तो वो क्या करेगा, उसको वो सामने वाले बच्चे को देखेगा, फिर उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसको ऑटोमेटिकली टेंशन हो जाएगी, तो उसके संवेगात्मक व्यवहार में क्या आ जाएगी, वो अस्थिरता आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं थकान। थकान भी एक संवेगात्मक व्यवहार का इम्पोर्टेंट पहलू है कि अगर कोई फ्रेश माइंड से हम काम कर रहे हैं, हमने ज्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं किया है, तो हमारा व्यवहार संतुलित है। और वहीं अगर कोई थका हुआ इंसान है, पूरे दिन उसने काम किया है, अगर उसको थोड़ी सी भी बात बोलेंगे तो वो क्या होगा, वो चिड़चिड़ा व्यवहार करेगा, उसको गुस्सा जल्दी आएगा। तो थकान भी एक इम्पोर्टेंट चीज है अपने संवेगात्मक विकास की अस्थिरता के लिए। तो अत्यधिक थकान वाला बालक है वो संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक थका हुआ होता है तो उसमें क्रोध या चिड़चिड़ेपन के समान अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर थका हुआ बालक है तो वो उसका व्यवहार है वो क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा होगा। उसके बाद हम देखते हैं अभिलाषा। अभिलाषा होती है वो बच्चों
संवेगात्मक अस्थिरता की मेन रीजन होती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स क्या होते हैं, अच्छे खासे होते हैं या पैसे में, तो उनको क्या होता है, उनको हर एक चीज होती है वो प्रोवाइड होती है। वहीं अगर एक गरीब फैमिली का बच्चा है, उसकी अभिलाषाओं को उसके पेरेंट्स है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके व्यवहार में अस्थिरता पाई जाती है। तो माता पिता को अपने बालक से बड़ी बड़ी आशाएं होती है और स्वयं बालक में कोई ना कोई अभिलाषा होती है, उसकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है तो वह निराशा के सागर में डुबकियां लगाने लगता है। मतलब बच्चे की अगर विलिंग हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो बच्चा है वो दूसरे बच्चों के बैग से चोरी करेगा, मतलब वो गलत व्यवहार में जाएगा। तो जरूरी है उसको पूरा करना। साथ ही उसकी बदमाशा माता पिता की कटु आलोचना सुननी पड़ती है और ऐसी स्थिति में वह संवेगात्मक तनाव में उत्पन्न हो जाता है। कार्माइकेल के अनुसार कोई भी बात जो बालक के आत्मविश्वास को कम करती है या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है या उसके कार्य में बाधा उपस्थित करती है या उसके द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करती है, तो उसकी चिंतित और भयभीत रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि कर सकती है। मतलब बच्चा है, अगर उसको उसकी आलोचना की जाए, अगर वो कोई भी मतलब उसको बात बात पे उसको रोकना है, बात बात पे उसको डांटना है, उसकी बात बात पे आलोचना करना है, तो वो बच्चा क्या होगा, संवेगात्मक दृष्टि से स्वस्थ नहीं रहेगा। उसके बाद है माता पिता का दृष्टिकोण। तो सबसे जरूरी है बच्चे का अगर संवेगात्मक विकास अच्छा होना जरूरी है तो उसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है, उसके बाद टीचर का भी होता है। तो सबसे पहले बच्चा है वो अपने परिवार में रहता है, उसको उसका सबसे पहला स्कूल होता है उसका परिवार, उसके पेरेंट्स। अब वो जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो बच्चा उसके व्यवहार को देखेगा और हर एक चीज वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और वो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे उसके पेरेंट्स करते हैं। तो इसलिए जरूरी है माता पिता का दृष्टिकोण है वो भी अच्छा होना। बालक के प्रति माता पिता का दृष्टिकोण है वो उसके संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। इस संबंध में क्रो एंड क्रो के अनुसार बच्चे की अपेक्षा करना या बहुत समय तक घर से बाहर रहना, बच्चे के बारे में आवश्यकता से अधिक चिंतित रहना, बच्चों के सामने अनेक लोगों के बारे में बातचीत करना और बच्चों की आवश्यकता से अधिक रक्षा करना और बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करने की आज्ञा न देना और बच्चों को फ्रोडो के समान नए अनुभव न करने देना। तो बच्चों को सब घर से प्रेम का पात्र बनाना माता और पिता की ये सब बातें हैं वो बच्चों को अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार के विकास में योगदान देती है। कि जैसे बच्चा कोई भी काम करता है तो उसको इच्छा के अनुसार उसको काम नहीं करने देना, उसको बात बात पर रोक टोक करना, उसको कहीं किसी चीज के लिए परमिशन मांग रहा है तो उसको परमिशन नहीं देना। तो ये चीजें होती है ये उसके व्यवहार को इफेक्ट करती है। अगर बार बार हम उस पर रोक टोक करेंगे, उसको ये कमेंट करेंगे उसकी हर एक बात पे, तो वो क्या होगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसका व्यवहार है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए जरूरी है जो माता पिता का दृष्टिकोण है वो बच्चे के प्रति अच्छा होना, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना। उसके बाद है सामाजिक स्वीकृति। तो बच्चा है वो जैसे परिवार में रहता है तो बाहर वो खेलने भी जाता है, उसके आस पड़ोस के उसके दोस्त भी उसके साथ खेलते हैं और आसपास का जो माहौल है, जैसे हम देखते हैं कि कोई एजुकेटेड एरिया है तो उसके पास पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, उसके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, उसके साथ जो बच्चे खेल रहे हैं वो बच्चे अच्छे हैं, तो वो बच्चा क्या होगा, वो बच्चा संवेगात्मक दृष्टि से स्वस्थ होगा, मतलब उसके संवेग हैं वो हमेशा क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो ये चीज भी सामाजिक स्वीकृति भी उस पर प्रभाव डालती है। मतलब अगर बच्चा कोई चीज के लिए परमिशन मांग रहा है, अगर उसको सामाजिक परमिशन नहीं मिलती है तो वो क्या होगा, वो चिड़चिड़ा होगा, उसके व्यवहार में अस्थिरता होगी। बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति है वो उसके संवेगात्मक विकास से प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार यदि बालक को अपने कार्यों की सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है तो उसके संवेगात्मक व्यवहार में उग्रता या स्थिरता आ जाती है। तो उसके व्यवहार वो क्या करेगा, वो उस चीज को गुस्से से प्रदर्शित करेगा और अपने पेरेंट्स का और अपने आसपास के लोगों का भी वो हर बात पे क्या करेगा, विरोध करेगा, क्योंकि किशोरावस्था में उसके सही चीजों की पहचान नहीं होती है। उसके बाद है विद्यालय। तो सबसे पहले बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है घर से, उसके पेरेंट्स से, उसके बाद उसके समाज से और तीसरा उसके विद्यालय से। तो तीसरी चीज क्या होती है, वो विद्यालय में पहुंचता है। तो वहां पर उसके संवेगात्मक विकास कैसे कर सकते हैं, अगर कोई टीचर है, कोई बच्चा असामान्य व्यवहार कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे के रीजन को जानना, कि क्या पता उसको घर से कोई प्रॉब्लम हो, उसके घर वाले उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, या वो शारीरिक दृष्टि से कोई बीमार हो, उसको कोई बीमारी हो। तो
सबसे पहले टीचर को उसके व्यवहार उसका असाधारण व्यवहार है उसके पीछे के रीजन को जानना जरूरी है कि बच्चा अगर असाधारण व्यवहार कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो तीसरी चीज है विद्यालय का बालक है वो संवेगात्मक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चा है वो अपना ज्यादा टाइम है वो स्कूल में स्पेंड करता है, तो इसीलिए जरूरी है उसका इफेक्ट। बालक की विभिन्न क्रियाएं हैं वो उसके विभिन्न संवेगों की अभिव्यक्ति करती हैं। यदि विद्यालय के कार्यक्रम उसके संवेगों के अनुकूल होते हैं तो उसमें वो आनंद का अनुभव लेता है। अगर बच्चा है, बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रही है, बच्चे के अकॉर्डिंग उसको अच्छा माहौल मिल रहा है तो वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड रहेगा। लेकिन वहीं उसको शारीरिक दंड दिया जाता है, मानसिक टॉर्चर किया जाता है, तो वो बच्चा है वो पढ़ाई में रुचि है वो खो देता है। फलस्वरूप उसके संवेगों में सबस्त विकास होता है। इसके विपरीत यदि उसे विद्यालय के कार्यक्रमों में असफल होने या अपने दोषों को प्रैक्टिकल करने का भय होता है तो उसमें वह घृणा, क्रोध, चिड़चिड़ेपन का स्थायी निवास हो जाता है। मतलब बच्चा अगर कोई कंपटीशन हो रहा है उसमें बच्चा है वो हार भी जाता है तो उसको जरूरी है कि हम उसको आगे के लिए उसको आकर्षित करें कि आप नेक्स्ट कंपटीशन में आप कोशिश करो, आप सफल हो जाओगे। तो ये चीजें हैं वो जरूरी हैं। लेकिन वहीं अगर हमने बच्चे को डांटा कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो क्या होगा उसमें गुस्से का एक कारण बन जाएगा, वो अंदर अंदर वो घुटन महसूस करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम उसको क्या करें, उसको आगे के लिए अपने प्रगति करने के लिए हम उसको बोलें। इसके विपरीत यदि उसे विद्यालय के कार्यक्रमों में असफलता मिलती है तो अपने दोषों का प्रतिक्रिया का उसे क्या होता है, भय होता है, तो उसमें घृणा, क्रोध, चिड़चिड़ेपन का स्थायी निवास हो जाता है। जर्सीट के अनुसार परिवार के बाद विद्यालय ही संभवतः दूसरा स्थान है जो व्यक्ति की उन भावनाओं पर आधारभूत प्रभाव डालता है और उनका निर्माण है वो अपने और दूसरों के प्रति करता है। यही मैंने आपको बताया कि तीसरी चीज पेरेंट्स है, उसका परिवार है, उसका समाज है, उसके बाद उसका विद्यालय है। तो चारों का वातावरण क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है उसके सामाजिक स्थिति। तो सामाजिक स्थिति है बालकों की सामाजिक स्थिति उसके संवेगात्मक व्यवहार को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई पेरेंट्स है वो अगर घर से अच्छे नहीं है, मतलब उनको मनी प्रॉब्लम है, तो बच्चे की अगर विश है वो पूरी नहीं करेंगे तो बच्चा क्या होगा, बच्चे का व्यवहार है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। इस संबंध में ग्रो के अनुसार सामाजिक स्थिति संवेगात्मक स्थिरता में घनिष्ठ संबंध होता है। सामाजिक स्थिति के बालकों में उच्च सामाजिक स्थिति के बालकों की अपेक्षा अधिक असंतुलन और अधिक संवेगात्मक अस्थिरता होती है। मतलब उनके संवेग है वो अस्थिर हो जाते हैं, जल्दी से उनको गुस्सा आ जाता है या अपने व्यवहार को वो स्थिर नहीं रख पाते हैं। उसके बाद है टीचर। शिक्षक का बालक के संवेगात्मक विकास पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स के बाद बच्चा कुछ सीखता है तो वो टीचर से सीखता है, स्कूल से सीखता है। अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो बात बात पे गुस्सा कर रहा है, बात बात पे बच्चे को डांट रहा है, तो उसका प्रभाव वो बच्चे पे पड़ेगा। अगर वही टीचर का व्यवहार है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, कोमल है, बच्चे को हर चीज है वो आराम से समझाते हैं, तो वो उसका संवेगात्मक विकास का कारण बनता है। तो इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले पेरेंट्स को अपना व्यवहार अच्छा रखना और दूसरी चीज है टीचर को अपना व्यवहार अच्छा रखना। तो शिक्षक का बालक के संवेगात्मक विकास पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। वह बालक के समझ से अच्छे और बुरे उदाहरण प्रस्तुत करके उसको साहसी, कायर, क्रोधी, सहनशील, झगड़ालू या शांतिप्रिय बना सकता है। मतलब टीचर जैसा चाहे वैसा बच्चे को बना सकता है। अगर बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो उसको एग्जाम्पल दीजिए कि उसने ऐसा काम किया तो उसके साथ ऐसा हुआ, तो वो बच्चा क्या होगा, वो उस चीज से दूर हो जाएगा। वह उसमें अच्छी आदतों का निर्माण करके और अच्छे आदर्शों का अनुसरण करने की इच्छा उत्पन्न करके उसमें संवेगों पर नियंत्रण रखने की क्षमता का विकास कर सकता है। तो इसीलिए टीचर का क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चे के संवेगात्मक विकास में। उसके बाद हम देखते हैं उसका परिवार। हरलोग के अनुसार बालक का परिवार उसके संवेगात्मक विकास पर 3 प्रकार से प्रभावित करता है। पहला, यदि परिवार के सदस्य अत्यधिक संवेगात्मक होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चा है वो अपने पेरेंट्स है और अपने घर में रहने वाले जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके व्यवहार को पूरे दिन ऑब्जर्व करता है। और दूसरी चीज, अगर वो स्कूल में जाता है तो अपने टीचर्स का बिहेवियर और अपने साथ रहने वाले बच्चों का बिहेवियर उनको ऑब्जर्व करके वो सीखता है। तो जरूरी है पेरेंट्स के अलावा अगर परिवार में दूसरे लोग भी
रहे हैं तो वो बच्चे के साथ अच्छे से व्यवहार करें। तो बालक है वो उसी प्रकार का हो जाता है, जैसे उसके आसपास के लोग व्यवहार करते हैं वो वैसा ही हो जाता है। और दूसरा, यदि परिवार में शांति, सुरक्षा, आनंद के कारण उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती है तो बालक के संवेगात्मक विकास का रूप है वो संतुलित होता है। अगर दूसरे लोग गुस्सा नहीं करेंगे तो वो बच्चा भी नहीं करेगा। तीसरा, यदि परिवार में लड़ाई झगड़े होने और मिलने जुलने वालों का बहुत आना और मनोरंजन के कार्यक्रम बनते रहना या साधारण घटनाएं हैं तो बालक के संवेगों में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चा है वो अपने घर का जैसा माहौल देखता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर घर का माहौल शांत है, सभी अच्छे से खुश रहते हैं तो वो बच्चा भी खुश रहेगा। अगर परिवार के लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं तो वो बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद है निर्धनता। तो ये 40 भी एक बच्चे में क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके फीलिंग्स, अगर आपने उसके फीलिंग्स को पूरा नहीं करेंगे तो वो बच्चा क्या करेगा, वो गलत काम करेगा, दूसरे बच्चों के बैग से चोरी करेगा वो, तो उसकी थिंकिंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वैसे ही हो जाएगी जैसे वो काम कर रहा है। तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। निर्धनता बालक के अनेक अशोभनीय संवेगों को अस्थायी और शक्तिशाली रूप प्रदान कर देती है। वह विद्यालय में धनी बालकों की वेशभूषा देखता है, दूसरे बच्चों ने अगर अच्छे कपड़े पहने हैं तो वो उनको देखता है और उनके आनंदपूर्ण जीवन की कहानियां सुनता है, सुख और ऐश्वर्य की वस्तुओं का अवलोकन करता है। फलस्वरूप उसमें द्वेष, ईर्ष्या और संवेग सशक्त रूप धारण करके उसका अपना सशक्त अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो बच्चा क्या देखता है कि स्कूल में कुछ बच्चे क्या होते हैं, अच्छे पेरेंट्स के होते हैं, अच्छे घर के होते हैं, जिनकी जो आय है वो अच्छी होती है, तो वो बच्चे दूसरे बच्चों को देखें कि इसने कपड़े इतने अच्छे पहने हैं, इसका बैग इतना अच्छा है, इसका लंच बॉक्स इतना अच्छा है, अब मेरा नहीं है, तो वो बच्चे में क्या होगी, वो बच्चे में ईर्ष्या पैदा करेगी, तो बच्चे को उससे क्या होगी, जलन होगी। तो इसलिए बच्चे का व्यवहार है वो ठीक नहीं रहेगा, उसमें संवेगात्मक अस्थिरता होगी। तो उसके बाद हम देखते हैं उसके अन्य कारक। तो बालक के संवेगात्मक विकास पर अवांछनीय प्रभाव डालने वाले कुछ अन्य कारक हैं। अत्यधिक कार्य में अनावश्यक बाधा और अपमानजनक व्यवहार। वो बच्चा है वो कोई काम कर रहा है तो उसको हम अतिरिक्त काम उस पर थोपते हैं, ज्यादा करवाते हैं, ठीक है, और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं, उसके बार बार इंसल्ट करते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो ये चीज है वो बच्चे पे गलत प्रभाव डालती है। उसके बाद हम देखते हैं उसका निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि संवेगों का बालक के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। श्रेष्ठ संवेगों में आधारित व्यवहार है वो बच्चे का स्वास्थ्य है वो उन्नत और मानसिक दृष्टिकोण को उदार, कार्य करने की इच्छा को बलवती और सामाजिक संबंधों को मधुर बनाते हैं। इसके विपरीत शुद्ध संवेगों पर आश्रित व्यवहार बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर क्षतिप्रद प्रभाव डालकर उसको विकृत कर देते हैं। अतः शिक्षकों, अभिभावकों और उसके बालकों और बालिकाओं के संवेगात्मक व्यवहारों के कारणों का अध्ययन करके उनका उचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए। बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान है वो अच्छे डायरेक्शन में देनी चाहिए और ताकि उनका विकास है वो शुभ दिशा की ओर अग्रसर होकर उसमें संवेगात्मक परिपक्वता को उत्पन्न करें और इस प्रकार उसके जीवन को सुखी, सफल व समृद्ध बनाए। थॉमसन ने क्या कहा था कि जो व्यस्त स्वयं कुछ सीमा तक विवेकपूर्ण रह सकते हैं उन्हें बालकों और बालिकाओं के व्यवहार के प्रतिमानों और मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करने के लिए अत्यधिक उत्तम अवसर सुलभ होते हैं। तो ये हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि बच्चे का जो व्यवहार है, बच्चे के जो संवेग हैं, उसका गुस्सा करना, उसका खुश रहना, उसका दुखी होना, ये चीजें हैं वो किन चीजों पे डिपेंड करती हैं। एक तो उसका परिवार होता है, परिवार के आसपास के लोग कैसे हैं वो उनको देखता है। दूसरी चीज है वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को देखता है। तीसरी चीज है उसके स्कूल के बच्चे कैसे हैं, उसके साथ जो बच्चे रह रहे हैं वो अच्छे हैं या नहीं हैं, और उसका जो स्कूल के टीचर हैं वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो बच्चे के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो एक टीचर है, उसके पेरेंट्स हैं और उसके परिवार के लोग हैं और उसके समाज के लोग हैं, इन सभी की उसके संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर वो बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करे, संतुलित व्यवहार रखें तो बच्चा क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो इसी के साथ हमने पहले बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास पढ़ा था कि जब बच्चे होते हैं उनका संवेगात्मक कैसे करना है। उसके बाद ये हमने पढ़ा कि किशोरावस्था में बच्चे का व्यवहार है वो
जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये 35 क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।